Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss P block elements chapter, and let me tell you that this chapter is the most important because it covers 7 to 8 marks in almost every board. So this is very important, and I'll start with the basic concepts because there are so many students who commented that they don't even know the basic concepts of class 11th. So I'll start with the basic ones. So firstly, if we talk about P block elements, so P block elements could be stated as the elements जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है या फिर वी कैन से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द P ऑर्बिटल और P सबशेल. सो दीज आर द P ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद 13 to 18 ग्रुप तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट्स. देन आई हैव रिटन हियर कि जितने भी एलिमेंट्स आपके होते हैं लाइक दिस इज 13th ग्रुप, देन 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th. सो 18th ग्रुप जो होता है दैट इज़ नोन एज द नोबल गैसेस. एंड जितने भी हम ट्रेंड्स की बात करेंगे लाइक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, वो इस पे अप्लाई नहीं होते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज एलिमेंट्स बिकॉज ये हमारी नोबल गैसेज होती हैं. तो सबसे पहले आई होप जो ट्रिक होती है लर्न करने की वो आपको पता है. 13 एंड 14 ग्रुप जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. स्टिल बाल गणेशा इन थाईलैंड, इस तरह से याद करते हैं इसे. चलिए शिवजी संग पार्वती, नवीन प्रवीण आशीष सब भाई, ओ सावधानी से टीपो. और ये दोनों तो मैंने एज सच ऐसे ही लर्न कर लिए थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, देन हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. सो आई होप ये आपको ट्रिक पता हो. एंड ट्रिक्स कई सारी होती हैं, आप किसी भी ट्रिक से लर्न कर सकते हो. एंड मुझे यही सबसे बेस्ट लगता था तो मैंने वैसे ही लर्न किया है. उसके बाद वील टॉक अबाउट द जनरल ट्रेंड्स. सो सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट साइज दैट इज़ द एटॉमिक रेडिया है, तो वो हमेशा अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वो डिक्रीज़ करती हैं. डिक्रीज़ होने का रीज़न होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नाउ दीज आर द रीजंस जो हर किसी प्रॉपर्टी में रिपीट होंगे, सो यू मस्ट रिमेंबर देम. सो यहाँ पे भी साइज में तो हो गया ड्यू टू इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देन वी हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो भी इधर को इंक्रीज़ करेगी. लाइक जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इधर को इंक्रीज़ ही करती हैं. दे इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. या फिर सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. देन वी हैव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देन वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट HF, तो इसमें F दैट इज़ फ्लोरीन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं लाइक फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शेयरिंग कर रहे हैं. बट ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन अपने तरफ को अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. And left to right it always increases due to increase in effective nuclear charge or decrease in size. So here I have written that electronegativity is inversely proportional to size. जिस भी एलिमेंट का जितना ज़्यादा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लोरीन, तो उसका साइज़ पूरे ही पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा होता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि बहुत सारे रीजंस में आपका यूज़ होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो. अगर किसी और एलिमेंट के साथ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. लाइक अगर हम HCl और HF की बात करें, एक क्वेश्चन भी आता है आगे कि ये लिक्विड क्यों होता है एंड ये गैस क्यों होता है. तो सिंपल रीज़न यही होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. ऐसे ही कई सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखनी है. एंड हाइड्रोजन के साथ कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए. अगर हम H2O और H2S की भी बात करें तो H2O में
आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, विच मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरे में आपको चाहे कुछ भी गिवन हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये सिंपल से रीजंस हैं जो कि आपको मेंशन करने हैं इन द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आती हैं एनोमैलस प्रॉपर्टीज। नाउ एनोमैलस प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का वो ही शो करता है। एंड रीजन क्या होता है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये तीन जो रीजंस है ना फर्स्ट के, ये मेन रीजंस होते हैं, यही आपको मेंशन करना पड़ता है इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लाइक फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें, 15 ग्रुप में कौन सा है? नाइट्रोजन, 16th में है ऑक्सीजन, 17th में है फ्लोरीन। तो विच मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, लाइक ये दोनों की हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो 11th में था, अभी हम 15 to 18 ग्रुप्स की बात करेंगे। एंड 18 की प्रॉपर्टी सबसे अलग है, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी दैट वुड बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। एंड रीजन क्या है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। सो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वहाँ पे यही रीजंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ग्रुप सेपरेटली। लाइक सबसे पहले वी विल टेक 15th ग्रुप, देन 16, 17 एंड 18th, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ देम। एंड ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो क्लियर हो गया हो। देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 15। Then we have group 15 elements. So सबसे पहले if we'll talk about the oxidation state of these elements, so इनकी general oxidation states होती हैं +3, -3 and +5. Now ये क्यों होती हैं? Because इनका जो general electronic configuration होता है वो होता है NH2NP3. सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर सकते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, और दे कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो -3 हो जाएगी, एंड +5 जब ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर देंगे। नाउ होता क्या है, जो स्टेबिलिटी होती है वो -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज करती है, बट जो +3 होता है उसकी इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारे NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाते हैं टू द न्यूक्लियस। तो मतलब ये न्यूक्लियस से इतने स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए हैं कि ये अब रिएक्टिविटी में पार्ट ही नहीं लेंगे, मतलब ये अब हम निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को निकाल सकते हैं या रिएक्शन हम पॉसिबल करा सकते हैं वो सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करा सकते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यही होता है कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के टूवर्ड्स, और इसीलिए वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से -3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, बट +3 की इंक्रीज करती है। एंड उसके बाद लोग जो बाकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो तो बिल्कुल सेम ही है, उसमें आज तक कोई चेंज नहीं है। जहाँ पर चेंज आएगा आई लेट यू नो, बिकॉज कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो जहाँ पर भी आएंगे आई लेट यू नो। बाकी जो ट्रेंड है जो मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से इंक्रीज करती है, क्या रीज़न होता है, वो सेम चलेगा, इसीलिए आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट। उसके बाद अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, लाइक ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के बाद फोस्फोरस आता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें और फोस्फोरस एंड फोस्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात करें, सो द सिंगल बॉन्ड बिटवीन phosphorus atoms is stable and between nitrogen atoms it's not stable. The reason is the high electronegativity and small size. Like I told you, the anomalous properties would be used in various answers that you would be writing. So here also the reason is same, that due to high electronegativity and small size of nitrogen atom, the single bond is not stable. Now what happens is that small size की वजह से एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रिपेल, एंड इतना ज़्यादा छोटा साइज़ है कि वो रिपेल करेंगे तो वो बॉन्ड स्टेबल ही नहीं होगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पे साइज़ बड़ा होगा तो ऑब्वियसली रिपल्शन उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद वील टॉक अबाउट हाइड्राइड्स, लाइक जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करा देंगे इन एलिमेंट्स की, तो हाइड्राइड्स यहाँ पे NH3, PH3 ये सब फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे द मेन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि रिड्यूसिंग नेचर कैसे इंक्रीज करता है, या फिर एसिडिक या फिर बेसिक नेचर। सो लुक, जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आएंगी ना वहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी जितने भी आंसर्स आएंगे आपके, लाइक अभी हम नेक्स्ट वाले ग्रुप्स की भी बात करेंगे, वहाँ पे भी ये चीज़ सेम रहेगी। रिड्यूसिंग नेचर हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। नाउ क्यों इंक्रीज करता है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कितना ईजिली वो हाइड्रोजन को फ्री कर रहे हैं। नीचे को जब हम देखेंगे तो साइज़ बड़ा होता जाता है, जब हमारा साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उतना ईजिली हम बॉन्ड को तोड़ पाएंगे।
तो इसीलिए बॉन्ड टूटेगा आराम से, हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर हमारा इंक्रीज करता है। सिमिलरली एसिडिक नेचर का मतलब भी वही है कि H+ कितने ईजिली हम रिलीज कर पा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ या फिर डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो डाउन द ग्रुप या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो साइज़ इंक्रीज करने की वजह से हमारा ईजिली हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर एंड एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट बेसिक नेचर, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है बिकॉज बेसिक नेचर में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। लाइक नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, उसका सबसे छोटा साइज है जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सब में, इसीलिए उनका बेसिक नेचर है, बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पे होगी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसीलिए डाउन द ग्रुप जो हमारी बेसिसिटी है वो डिक्रीज करेगी। क्वेश्चंस यहाँ से यही आते हैं कि NH3 एंड PH3 में से ज़्यादा बेसिक कौन है एंड क्यों है। तो रीज़न यही है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट इज़ मोर, ड्यू टू विच इट्स बेसिक नेचर इज़ ऑल्सो मोर। उसके बाद हेलाइड्स की अगर हम बात करें, जनरली EX3 एंड EX5 टाइप ही हेलाइड्स ये बनाते हैं। एंड क्वेश्चन यहाँ पे से मेन यही आता है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 नहीं, व्हाट इज़ द रीज़न। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता है बट जो हमारा फोस्फोरस है वो पेंटाहेलाइड्स बनाता है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो घुमा फिरा के ही आते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही होगा, लाइक मैंने आपको बताया ना, एनोमैलस प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ होंगी यहाँ पे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाउ d ऑर्बिटल्स के एब्सेंस की वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है वो 5 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसीलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, विच मीन्स NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट PCl5 तो वो एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 क्लोरीन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए PCl5 एग्जिस्ट करेगा। देन एक और क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट क्यों होता है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, विच मीन्स ये कोई भी रिएक्शन हमें शो ही नहीं करेगा एट रूम टेम्परेचर। सो द सिंपल रीज़न इज़ द हाई बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी ऑफ इट। नाउ हाई बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है, डिसोशिएट का मतलब टूटना, तो जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उतनी एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाती है। अगर आपको ये हाई लेवल टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं तो आप सिंपली लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए बिटवीन नाइट्रोजन। लाइक नाइट्रोजन अगर हम देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्ट ही नहीं करता है। रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब बॉन्ड टूटेगा। हमें एनर्जी ही नहीं मिल रही है तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड्स, वो आपको मेरे नोट्स से मिल जाएगी। एंड अगर आपको मेरे नोट्स डाउनलोड करने हैं, यू कैन गो टू माई चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन। आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट आर इन योर सिलेबस। तो वहाँ से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इन केस अगर आपने बहुत कम पढ़ रखा है तो यू कैन स्टडी फ्रॉम माई नोट्स। एंड जितनी प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं करा रही हूँ, बाकी आपको मिल जाएंगी मेरे नोट्स में से, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद वील टॉक अबाउट अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वील टॉक अबाउट इट। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सो द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज़ डन बाय हेबर्स प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So basically in this what happens, nitrogen and hydrogen react with each other and it leads to the formation of ammonia. The del H is negative, which means the reaction is exothermic here. And if you don't want to remember the exact value like minus 46.1 kilojoule per mole, so it's okay, you can just remember that the value of del H for it is negative, thus the reaction is exothermic. So this is अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड जहाँ पे भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वहाँ पे हम ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर ये क्लास 11th में था, तो वहाँ पे से आपको पता चल जाएगा कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कब रिक्वायर्ड होता है। इन केस इफ़ यू डोंट रिमेंबर ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड यूज़ ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें वो होता है 700 केल्विन,
प्रेशर यहाँ पे होता है 20 × 10⁶ पास्कल यानी कि 20 मेगा पास्कल। देन कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, या तो आयरन यूज़ हो सकता है सिंपली विद मोलिब्डेनम एज प्रमोटर, या फिर आयरन ऑक्साइड K2O एंड Al2O3। लाइक बुक्स में ही मैंशनड होता है कि आयरन विद मोलिब्डेनम एज प्रमोटर, इट वाज अर्लियर यूज, नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय आयरन ऑक्साइड K2O एंड Al2O3। सो बेसिकली आप ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो बीच में, रिएक्शन को थोड़ा सा लंबा शो करके। एंड उसके बाद बेसिकली चीज़ें यही आपकी यूज़ होंगी। उसके बाद जो मेन आपकी चीज़ें होती हैं, जो डायग्राम है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सो आई विल जस्ट शो यू कि ये है आपका डायग्राम। सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एंड में नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी। तो लोग यहाँ पे रिएक्शन में क्या है, N2 + 3H2 विच मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का रेशियो कितना है, 1:3। तो 1:3 में सबसे पहले हम इसे भेजेंगे कंप्रेसर में। कंप्रेसर में हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे वही 20 × 10⁶ पास्कल का। तो गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी। उसके बाद इन्हें कूलर से भेजा जाता है कैटालिटिक चेंबर में। ये हमारा कैटालिटिक चेंबर है, यहाँ पे जितने हमारे कैटलिस्ट हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब इसे हीट किया जाता है एट 700 केल्विन टेम्परेचर, जितना भी हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बना देते हैं। तो अब जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं, लाइक जितनी भी नाइट्रोजन है और जितनी भी हाइड्रोजन है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में सारी रिएक्ट कर जाएं। तो जितनी भी बची होंगी वो वापस से अमोनिया के साथ कंडेंसिंग पाइप से पास करती हैं। कंडेंसिंग पाइप्स क्या करते हैं, ये गैसेस हैं, गैसेस को कंडेंस कर देगा लिक्विड में। तो जो हमारी अमोनिया है वो तो कंडेंस हो जाती है लिक्विड अमोनिया में, तो यहाँ पे हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी अनरिएक्टेड गैसेस होंगी, लाइक जितनी भी बची हुई हमारी नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन है, वो वापस से हम कंप्रेशन पंप में भेज देते हैं, जहाँ पे से ये वापस जो पहले मिक्सचर बनाया था हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वहाँ पे हम वापस से भेज देते हैं। तो सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको बस डायग्राम याद करना है। पूरा आपका जितना भी है वो सब आपको याद हो जाएगा। लाइक मैंने ये डायग्राम की हेल्प से ही लर्न किया था। सबसे पहले कंप्रेसर में भेजेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, उनको फिर हम भेजेंगे कैटालिटिक चेंबर में। जितनी भी हमें गैसेज हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे हम हीट करेंगे। उसके बाद वो रिएक्ट करेंगी, जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कंडेंसिंग पाइप से पास करेंगी, सो दैट अमोनिया लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया कलेक्ट हो जाएगा, अनरिएक्टेड गैसेज को वापस से हम भेज देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। एंड लुक, उसके बाद एक और चीज़ आती है, द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। तो ये स्ट्रक्चर है NH3 का। तो बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड कर लेता है। उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली, 2 उसके पास बचे, तो वो ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। 3 इसके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड इसका स्ट्रक्चर ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। नाउ एक और चीज़ जो पूछी जाती है वो ये है कि NH3 एक ल्यूइस बेस की तरह क्यों एक्ट करता है। सो वो इसीलिए एक्ट करता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको वो डोनेट कर सकता है, एंड ल्यूइस बेस वो ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये एक ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वील टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 और नाइट्रिक एसिड। Then we have preparation of ammonia and this is done by Ostwald's process. Now इसमें basically 3 steps हैं। तो अगर आपको ये 3 steps याद हो गए तो पूरा आपको बस थ्योरी ही लिखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, वी टेक अमोनिया, अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। नाउ ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ना, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी एंड इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ऐसे ही लर्न की थी। एंड यहाँ पे 5O2 आता है, तो इसकी जो ट्रिक है वो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपको लर्न करना है। सो उसके बाद लुक, यहाँ पे ये है हमारा अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो प्लैटिनम या फिर रुबिडियम गॉज होता है। टेम्परेचर 500 केल्विन होता है एंड ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। प्रेशर यहाँ पे 9 बार का होगा। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग विथ वाटर। सो ये है सबसे पहला मेथड, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये NO2 फॉर्म कर देता है। उसके बाद इसे भेजा जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में। नाउ मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लुक, डायग्राम ये है। इसमें सबसे पहले ये प्लैटिनम गॉज है जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद लुक, यहाँ पे
जो हमारी रिएक्शन है NH3 + 5O2 वाली, तो वो यहाँ पे हो रही है। उसके बाद यहाँ पे से NO फॉर्म हो जा रहा है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसीलिए कूलर से पास करते हैं सो दैट गैसेस हमारी कूल हो जाएं। उसके बाद हम भेजते हैं ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में, यहाँ पे NO का ऑक्सीडेशन होता है, तो वही रिएक्शन है, NO का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे NO2 फॉर्म हो गया। उसके बाद इसे एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जाता है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पे ऊपर से पानी को स्प्रे किया जाता है और ये एसिड प्रूफ फ्लिंट होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी एसिड फॉर्म होगा, तो जो हमारा कंटेनर है वो एसिड की वजह से ख़राब ना हो जाए, इसीलिए उसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली NO2 फॉर्म हुआ है, तो NO2 अब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, जो कि ये वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पे HNO3 फॉर्म हो जाएगा एंड NO रिसाइकिल हो जाता है, तो इसे वापस से यहाँ पे भेजा जाता है सो दैट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। एंड यहाँ पे 68% ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमें मिलता है। अगर हमें इसे 98% तक कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो हमें इसका डिहाइड्रेशन करना पड़ता है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लुक, आपको अगर जो ये लेंदी आंसर्स लर्न करने हैं ना, आप इन्हें स्टेप्स में लर्न करो। लाइक 3 स्टेप्स हैं, आपने लर्न कर लिया, रिएक्शन लर्न करो, बस बाकी तो सब लिखने का ही है, वो तो हम एक्सपर्ट है लिखने में, तो बस वो ही सब आपको करना है। उसके बाद इसमें एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ब्राउन रिंग टेस्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ, एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू 16th ग्रुप बिकॉज फॉस्फोरस वाला पार्ट आपका पूरा डिलीट हो गया है। Then we have the brown ring test for nitrate ion and this is important. So इसमें ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, सिंपली आपको क्या लर्न करना है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसमें फ्रेश FeSO4 ऐड करते हैं, देन उसमें जिस भी सॉल्ट में हमें पता लगाना है कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, तो उस सॉल्ट को हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अलॉन्ग साइड्स में से हम 2 ड्रॉप डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। तो जहाँ पे भी इंटरफेस यानी कि जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं, लाइक जो सॉल्ट है वो और H2SO4 जहाँ पे भी मिल रहे हैं, वहाँ पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होती है। तो वो ब्राउन रिंग ही हमें बताती है कि इस सॉल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। इन केस अगर ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं हो रही है तो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट नहीं है, बट अगर ब्राउन रिंग इंटरफेस पे फॉर्म हो रही है तो वहाँ पे नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। बाकी ये दोनों रिएक्शंस हैं एंड इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, रिएक्शंस आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, हमने भी लर्न ही की थी। तो यही है बस ब्राउन रिंग टेस्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद वील टॉक अबाउट द 16th ग्रुप। देन वी हैव ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सो बाकी तो प्रॉपर्टीज सेम ही हैं, इसीलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी है। मैंने आपसे कहा था जो भी डिफरेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनरली क्या ट्रेंड होता है कि इधर से इधर को क्या होती है, इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो विच मीन्स 16 ग्रुप की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट 16th ग्रुप की ज़्यादा नहीं होती है, 15th ग्रुप की ज़्यादा होती है। नाउ रीज़न क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np3 है, इस वाले का NS2Np4 है। तो p ऑर्बिटल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट हाफ है ना, एंड हमें पता है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, विच मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल है दैन दिस। तो अगर ये स्टेबल है तो अगर हमें यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिंपल सा रीज़न है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इसीलिए उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अगर वो स्टेबल है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकालने के लिए, इसीलिए ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16। तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सिंपल सा आपको यही रीज़न लिखना है। उसके बाद वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे भी ट्रेंड सेम होता है, डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज़ करती है। अगर हम एक ग्रुप में बात करें तो हमेशा डिक्रीज़ करती है, विच मीन्स सल्फ़र की कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से, बट सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सिमिलरली यही ट्रेंड आपको क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में भी देखने को मिलेगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। दोनों में ही रीजंस वही लिखना है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। तो आई होप इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन वील टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np4, विच मीन्स ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है,
तो +4। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर सकता है, इसीलिए +2। -2 क्योंकि ये 2 गेन करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। +6 विच मीन्स अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है। तो अगर हम बात करें -2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड +4 की इंक्रीज करेगी। यहाँ पे भी वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, thus they would not take part in the bonding. उसके बाद द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिटवीन H2S एंड H2O विच इज़ स्ट्रॉन्गर, या फिर ये पूछा जा सकता है कि H2S एक गैस क्यों है एंड H2O एक लिक्विड क्यों है। तो H2S is a gas because of the absence of hydrogen bonding. I have told you whenever you see hydrogen with the electronegative elements like फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। सो H2O में ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द मॉलिक्यूल्स आर नियरर टू ईच अदर एंड दस इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। एंड इफ वी टॉक अबाउट H2S तो द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट बिकॉज उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ गैस। देन वील टॉक अबाउट हाइड्राइड्स एंड लुक, जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, लाइक जो मैंने आपको बताया हेबर्स प्रोसेस, ओस्वाल्स प्रोसेस, तो दे जनरली कम फॉर 3 और 5 मार्क्स एंड दीज आर द 1 मार्क क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड दैट बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, या इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर 1 मार्क ऑल्सो। सो इसको अच्छे से पढ़ना एंड मेरे नोट से आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद हाइड्राइड्स की अगर हम बात करेंगे तो रिड्यूसिंग या फिर एसिडिक नेचर की अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज करेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो सकता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस आप लिख सकते हो, या तो सिंपली लिख सकते हो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो ईजिली हाइड्रोजन निकल सकता है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करती है। आप किसी भी वे में लिख सकते हो जो भी आपको सूटेबल लग रहा है कि हाँ इस वे में मैं लर्न कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। तो डाउन द ग्रुप हमारा जो बॉन्ड है वो वीक होता जा रहा है, इसीलिए ईजिली हाइड्रोजन हमारा निकल सकता है, इसीलिए इसकी एसिडिटी डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज करती है। तो इन केस क्वेश्चन आता है H2O और H2TE इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा एसिड है, तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। बेसिक नेचर में उल्टा हो जाएगा, बट बेसिक नेचर इसका जनरली पूछा नहीं जाता है। देन वी हैव स्टेबिलिटी या फिर थर्मल स्टेबिलिटी भी इसे कह सकते हैं। तो वो हमेशा पहले वाले एलिमेंट की ही ज़्यादा होती है। जो भी आपका पहला हाइड्राइड फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये पहले वाले ग्रुप में जो हमने देखा 15th वाले में, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो पहला वाला ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। डाउन द ग्रुप मैंने बताया ना, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक ही देख सकते हो, या बॉन्ड लेंथ का देख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का देख लो, एंथैल्पी भी है। तो जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है उस तरह से आप देख सकते हो। देन उसके बाद ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मेथड्स आती हैं, वो भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी एंड उसमें एज सच एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, बस रिएक्शंस लिखी हुई हैं, यू हैव टू सी देम, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है सिंपल ऑक्साइड्स, वो भी आपको पता होंगे, एसिडिक होते हैं, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल, उनके एग्जाम्पल्स एंड ऑल हैं, रिएक्शंस हैं कुछ, तो वो देख लेना, बाकी उसमें भी एक्सप्लेन करने जैसा एज सच कुछ नहीं है। ओजोन की प्रिपरेशन हम देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। Then we have the preparation of ozone. Now this is very important and look, ये आपकी रिएक्शन होगी सिंपल सी कि ऑक्सीजन को हम किस में चेंज करेंगे, ओजोन में चेंज करेंगे एंड बस रिएक्शन आपने बैलेंस कर दी है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज यूज्ड एंड क्वेश्चन भी आता है कि सिर्फ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही क्यों यूज़ किया जाता है। सो द रीज़न इज दैट टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन बैक टू ऑक्सीजन। सो यहाँ पे लोग डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है विच मीन्स ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वापस से ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में चेंज ना हो जाए, इसीलिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। जिस अपैरेटस में हम ये प्रिपेयर करेंगे ओजोन, उसको हम ओजोनाइज़र कहते हैं एंड 2 टाइप के ओजोनाइजर्स होते हैं, सीमेंस या फिर ब्रोडीज। तो यहाँ पे हमने सीमेंस वाला देखा है, ये इसका डायग्राम है एंड कई बार डायग्राम बनाने को भी आता है, सो डायग्राम याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने ऑक्सीजन को भेजा, उसके बाद
it is subjected to silent electrical discharge and it gets converted to ozone. सिंपल है, इसमें as such डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम आपको याद करना है. दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एक तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना चाहिए, दूसरा जो हमारी ऑक्सीजन है वो प्योर और ड्राई होनी चाहिए. एंड बाकी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. यू विल गेट ऑल ऑफ दिस इन माई नोट्स, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक ही देखना है तो. एंड उसके बाद वील टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन. सो लुक, सबसे पहले ओजोन डिकम्पोजेस टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन. नाउ ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन. सो नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए भी एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए भी. सो इन केस इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, सो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. सो लोग यहाँ पे रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं. ये वाली रिएक्शन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी बैलेंसिंग थोड़ी अलग तरीके से है. अगर हम सिंपली बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 नहीं आना था, कुछ और आना था. बट मुझे जो समझ में आया मैंने उस तरीके से लर्न किया था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो लोग PbSO4 में ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली 4 ऑक्सीजन चाहिए होंगे. तो रिएक्शन ये वाली थी तो हमें 4 चाहिए, तो विच मीन्स यहाँ पे भी मैंने 4 लिख दिया है. तो यहाँ पे सब में 4 ही लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए. इन दोनों को ऐड अगर कर देंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिएक्शन हमारी ये बन जाएगी. तो 2 रिएक्शंस भी लिखने को आती हैं कई बार कि 2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शंस लिखो ओजोन की. तो एक मैंने ये लर्न की थी, दूसरी ये लर्न करनी है आपको. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि जब भी हम ओजोन को ऐड करते हैं इनटू KI तो वॉयलेट वेपर्स आती हैं क्यों. तो आप ये रिएक्शन लिखोगे तो आप इसमें आंसर या फिर रीज़न ये लिखोगे कि हमारा आयोडीन इवॉल्व हो रहा है, आयोडीन फॉर्म हो रहा है और आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है. तो जब ये रिएक्शन होती है तो आयोडीन इवॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से वॉयलेट वेपर्स फॉर्म होती हैं. उसके बाद ब्लीचिंग नेचर इसका नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही होता है. तो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द कलर्ड सब्सटेंसेस टू कन्वर्ट देम इनटू कलरलेस सब्सटेंसेस एंड दैट इज़ व्हाई इट हैज़ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. तो ये भी सिंपल है. उसके बाद आ जाएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. वो तो आप सभी को पता ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होते हैं, एरोसोल्स एंड जो रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं तो उन सब की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है. या फिर जो कई जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है इनटू ऑक्सीजन. तो ये सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा. इसके बाद वील टॉक अबाउट सल्फर. इसके जो एलोट्रॉप्स होते हैं 2, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, बोथ आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे से 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो सब मैं आपको बताऊंगी. Then we have the allotropes of sulfur, rhombic and monoclinic sulfur. Now both are important and इनके बीच में difference भी आ सकता है. So rhombic sulfur एक ऐसा allotrope होता है which is stable at temperatures less than 369 Kelvin, which means if in case a question is asked कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा सल्फर स्टेबल होता है तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है. एंड मोनोक्लिनिक सल्फर इस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होगा, विच मीन्स 369 केल्विन से कोई भी अगर हम पहले का टेम्परेचर ले रहे हैं तो वहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल नहीं होगा. एंड 369 केल्विन से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फर हमारा स्टेबल होगा. इसको अल्फ़ा सल्फर भी कहते हैं, इसको बीटा सल्फर. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होती है एंड इसकी 1.98. मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का ये है एंड इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ लर्न कर सकते हो. एंड उसके बाद ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है हमारा 369 केल्विन, विच मीन्स ट्रांजिशन टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर एट विच बोथ द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर आर स्टेबल. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर भी स्टेबल होगा एंड मोनोक्लिनिक सल्फर भी स्टेबल होगा. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आता है, उसकी कुछ रिएक्शंस एंड ऑल हैं तो वो सब बेसिकली रटने वाली हैं, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो वो सब आप मेरे नोट से देख सकते हो. इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बिकॉज वो इंपॉर्टेंट हैं. लाइक पहले ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट वो अब कट गया है टॉपिक. तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वील टॉक अबाउट इट. देन वी हैव ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ईजी है. कैसे आपको इनके डायग्राम्स लर्न करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले तो आपको पता है मोस्ट जो नोन है सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट. तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 ऑक्सीजन ऊपर आपने बना दिए
एंड 2 साइड में, बिकॉज 2 आपके पास हाइड्रोजन भी हैं तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिए, एंड उसके साथ हाइड्रोजन भी है इसीलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो बाकी सारे याद हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे सिंपल है। एक और चीज़ यहाँ पे आती है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे लुक, इस हाइड्रोजन को मैं निकाल सकती हूँ, इसको भी निकाल सकती हूँ, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2। बाकी सब में इनकी बेसिसिटी 2 ही होने वाली है। उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड आता है, एंड लुक ये एक और अस हम कहाँ पे लिखते हैं, सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड में भी यही होगा। तो एक हम वहाँ पे लिखते हैं जिस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी सेंट्रल एटम की। यहाँ पे सल्फर की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगी, यहाँ पे आएगी +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको निकालना आता हो। तो यहाँ पे +6 होगी, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, इसीलिए ये हमने यहाँ पे इक लिखा है। एंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहाँ पे अस लिखते हैं। तो अगर आपको बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है नेचर में, तो जिसमें भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लुक यहाँ पे H2SO3 है, तो एक तो आपने यहाँ पे बना दिया, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बनाने को कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक लोन पेयर बचता है, इसीलिए यहाँ पे हमने ये लोन पेयर बना रखा है। यहाँ पे भी बेसिसिटी हमारी 2 ही होगी क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। उसके बाद आता है ओलियम, या फिर इसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, H2S2O7। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सल्फर कितने हैं 2, तो पहले तो आप 2 सल्फर बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। उसके बाद 2 हाइड्रोजन भी हैं, विच मीन्स 2 OH भी आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे, 1, तो उसको हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया। उसके बाद H2S2O6, ये तीनों साथ ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो पहले तो हमने 2 सल्फर बना दिए, उसके बाद 4 यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, तो 6 के 6 कंप्लीट, इसीलिए हमने यहाँ पे बीच में नहीं बनाया। H2S2O8 में कितने बचते हैं हमारे पास, 2 बचते हैं, इसीलिए उसको हमने बीच में बना दिया। तो सिंपल है, याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। सब में बेसिसिटी 2 ही होगी, यहाँ पे भी क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हैं, यहाँ पे भी 2 रिप्लेसेबल हैं, यहाँ पे भी 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So in this video I am just uploading for group 15th and 16th, and in the next video I'll upload for group 17 and 18. So I hope जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हों। Stay tuned for the next video, I'll upload soon. So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe, and thanks for watching.